नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दोस्तों, क्विक रिवीजन का आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायो का सेल एंड सेल थ्योरी। और मुझे जानकर बड़ा खुशी हुई जब मैं चेक कर रहा था कंटेंट को कि एसएससी ने बड़े लेवल के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इस वाले टॉपिक से। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो। और दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्रे करें हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी धराली गांव के लोगों के लिए, जहां कल यानी कि 5 अगस्त को वहां पर फ्लड आया हुआ है बादल फटने से। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा है ना? और हमारे अपने सब लोग वहां फंसे हुए हैं, भगवान उस सबकी रक्षा करे। एनीवे, क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जो सेल है वो सेल होती क्या है। सबसे पहली बात, सेल होती क्या है तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो सेल होती है ये हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट मानी जाती है, यानी शरीर की आधारभूत इकाई जो मानी जाती है वो कोशिका मानी जाती है। यानी कि नंबर ऑफ सेल ने मिलकर के ही हमारे शरीर को ये आकार दिया हुआ है और हमारे शरीर का निर्माण किया हुआ है। सेम वैसे ही जैसे एक घर को बनाने में बहुत सारी एक एक करके ईंट लगाई जाती है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने में कोशिकाओं को पूरा का पूरा योगदान दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको किसने डिस्कवर किया था तो तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क में। ठीक है, मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी और इसका इन्होंने जिक्र किया था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। लेकिन दोस्तों, ये कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी। इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था तो कॉर्क की एक सीट में इनको बहुत सारे चैम्बर्स दिखे थे और उन्हीं चैम्बर्स को इन्होंने सेलुला नाम दिया था, जिसका मतलब था स्मॉल रूम, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह इनको छोटे छोटे चैम्बर से दिखाई दिए थे। उसी से सेलुला बना और सेलुला से फिर सेल बना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की तो तब आपका आंसर होगा ल्यूवेन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया या किसने एक्सप्लेन किया तो तब आपका आंसर होगा 1838 की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन। स्लाइडेन की अगर हम बात करेंगे तो ये बॉटनी से बिलोंग करते थे और इन्होंने कहा कि जो प्लांट है वो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वहीं एक दूसरे व्यक्ति आए ठीक 1 साल बाद जिनका नाम था स्वान। स्वान ने कहा कि जो जंतु कोशिका है उसमें एक पतली परत होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और जब इन दोनों के स्टेटमेंट को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया तो इसी को सेल एंड सेल थ्योरी कहा गया। और इसमें कहा गया कि सेल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की। आगे कहा गया कि जो सेल है वो सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, यानी ऊतक बनते हैं, और टिश्यू से मिलकर के बनता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर के बनता है सिस्टम, और सिस्टम से मिलकर के बनती है बॉडी। यानी कि हमारे शरीर की जो शुरुआत है वो कोशिका से होती है। आगे इन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि न्यू सेल आर रिप्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से ही संभव है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जीव की जो उत्पत्ति है वो दूसरे जीव, एक जीव की उत्पत्ति जो वो जीव से ही संभव है, निर्जीव से संभव नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर, अगर बात करेंगे यहां पर कोशिकाओं की तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? ठीक है, ये दोनों है कॉमन, एनिमल सेल की बात हो रही है। तो सबसे छोटी जो कोशिका मानी जाती है वो है माइकोप्लाज्म, जबकि सबसे बड़ी जो मानी जाती है वो मानी जाती है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। हमारे शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो है स्पर्म। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होता है एग, यानी कि अंडाणु। और लॉन्गेस्ट जो होती है वो होती है नर्व सेल। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं। इनको सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ये गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, साइटोस्केलेटन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन सभी के सभी स्ट्रक्चर को हम एक एक करके समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। दोस्तों, अगर हम सेल वॉल की बात करेंगे तो ये एक आउटर कवरिंग है, हम यूं कह सकते हैं ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो कि हम
जो ह्यूमन सेल होती है उसके अंदर या एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक कोशिका की, तो कोशिका जैसे ये है, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके भी अलावा जो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है इसी को सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक नॉन लिविंग कैटेगरी में इसको रखा जाता है, आउटर कवरिंग होती है। एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग लिविंग्स पर। जैसे अगर मैं प्लांट की बात करूंगा तो प्लांट में सेलुलोज की बनी हुई होती है। वहीं अगर मैं फंगस की बात करूंगा तो फंगस में ये काइटिन की बनी हुई होती है। अगर मैं एल्गी की बात करूंगा तो एल्गी के अंदर ये हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। और याद रखना इसका मुख्य कार्य क्या है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हार्डनेस टू द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी करॉस्पॉन्ड जो लिविंग है उसको ये प्रोटेक्ट, उसकी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइसिन की बनी हुई होती है। और दोस्तों इसमें जो आउटर लेयर होती है, जो कैप्सूल जो होता है, इस कैप्सूल बोला जाता है इसकी आउटरी कवरिंग को, इस पर ग्लाइकोकेलेक्स नाम से जो है वो आउटर कोटिंग हो रखी होती है। एसएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है, तो अब आपका आंसर होगा आउटर कवरिंग को ग्लाइकोकेलेक्स के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्लास्टिड की। प्लास्टिड की अगर हम बात करेंगे तो जो प्लास्टिड होते हैं इनका मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो देखेंगे ध्यान से। प्लास्टिड की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो प्लास्टिड होते कितने प्रकार के और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। टाइप की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, ये क्लोरोफिल पर काम करता है। यहां लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन प्रोलिमर बॉडीज और प्रीक्यूसर ऑफ क्लोरोफिल, यानी इसका जो रिलेशन है वो क्लोरोफिल से है। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट कलर यानी कि अनेक रंग उपलब्ध कराता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्लोरोफिल से रिलेटेड है, इसलिए फोटोसिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कलरलेस होता है और इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, और ये भोजन के संग्रहण में यानी फूड स्टोरेज में ये हेल्पफुल होता है। एमाइलोप्लास्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्टोर करता है स्टार्च और शुगर को। वहीं एलायोप्लास्ट जो होता है ये लिपिड और ऑयल को स्टोर करता है। वहीं प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है ये एंजाइम और प्रोटीन एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। तो प्लास्टिड भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, खास करके प्लांट और एल्गी में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को याद आ रहा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसका अपने खुद का डीएनए होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, देखेंगे ध्यान से, सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य की, एक सेकेंड, सभी जीवों में न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैं सेंटेंस सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ये आरबीसी में नहीं होता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आरबीसी सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो तब आपका आंसर होगा नहीं करता है, ठीक है। माफी चाहता हूं मैंने न्यूक्लियस वर्ड वहां इंक्लूड कर दिया, करेक्शन कर लेना इसमें। आगे अगर हम बात करेंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, इसलिए पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए भी पाया जाता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसकी खोज किसने की, तो तब आपका आंसर होगा इसकी खोज जो है वो अल्टमान ने की थी, और इसका साइज जो होता है वो 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर का होता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस जो है इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि हमारे सेल की ज्यादातर जो एक्टिविटी होती है उनको रेगुलेट करने का, उनको कंडक्ट करने का जो काम करता है वो न्यूक्लियस ही कर रहा होता है। इसकी खोज किसने की, तो तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और कब की थी, तो तब आपका आंसर होगा 1831 में खोज की थी।
न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है या केंद्र की झिल्ली कहा जाता है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर ये पोर्स होते हैं। आगे बात समझ में? आगे अगर मैं बात करूंगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ये जिसको हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है, यानी कि केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है। आगे इसमें मेंशन भी होगा। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, सम पोर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड आरएनए। दरअसल में होता क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होते हैं ना, वो राइबोसोम इस केंद्रिका में बनते हैं, और जो ये पोर्स होते हैं इनसे होकर के ये बाहर आते हैं, और जब ये इनसे होकर के बाहर आते हैं तो बाहर आते ही जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर ये चिपक जाते हैं। आगे बात समझ में? तो याद रखना, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर ही राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसमें? केंद्रिका के अंदर होता है, या न्यूक्लियोलस में इसका फॉर्मेशन होता है। आगे अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, और जब डीएनए का एक धागेनुमा संरचना जो होती है इसी को कहा जाता है क्रोमेटिन, यानी कि न्यूक्लियस सेल डिवीजन कराता है, जेनेटिक मटेरियल को अपने आप में स्टोर करके रखता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। ओके, अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के आधार गुणसूत्रों की, ठीक है, देखो यहां पर बात को बहुत ध्यान से समझना, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए और प्रोटीन ये जो न्यूक्लियस में होते हैं ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं मेरे दोस्त? ये क्रोमोसोम बनाते हैं। इसी को गुणसूत्र कहा जाता है। और ये गुणसूत्र कितने होते हैं, तो तब आपका आंसर होगा, गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 पेयर। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑटोसोम, सम गुणसूत्र, जिनकी संख्या होती है 22 पेयर। एक पेयर होता है जिसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र, और ये अलग अलग होते हैं। मेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल में होते हैं ये एक्स वाई, वहीं फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल में होते हैं ये एक्स एक्स। यानी कि क्रोमोसोम का रिलेशन, डीएनए का रिलेशन, राइबोसोम की सिंथेसिस का रिलेशन, सेल डिवीजन का रिलेशन, इन सब का रिलेशन न्यूक्लियस से है। इन सभी की सभी एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वो एक जैसा होता है। न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के आधार पर जो जीव होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसे जीव होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, यानी प्रीमिटिव स्टेज के। ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे जीव जिनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम राइबोसोम की बात करेंगे तो 70S राइबोसोम इनमें पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही है। वहीं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, और इनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव। यानी हम जो हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत न आकर के हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये बनता कैसे है? गोल्जी एपरेटस की पैकेजिंग से इसका निर्माण होता है। अब इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर डाइजेशन पावर होती है। तो खास करके अगर हम बात करेंगे लाइसोसोम की तो ध्यान से सुनना, लाइसोसोम क्या करता है? ये इसके अंदर क्योंकि पाचन क्षमता होती है, इसीलिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाने की वजह से इसे कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये वेस्टेज को ये डिकम्पोज कर देता है। तो यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आपका आंसर होगा लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम, जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसकी खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है पैलेड पार्टिकल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? पैलेड पार्टिकल कहा जाता है। ओके आगे अगर हम बात करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है पैलेट ने खोज की थी। यह किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। मैंने क्या बताया था? केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की क्या कहा जाता है, या राइबोसोम की क्या कहा जाता है? इसको फैक्ट्री कहा जाता है। अब आ जाती है सर इसमें वैक्यूल। अच्छा, एक बात और समझना ध्यान से, एक वर्ड होता है, शायद आगे आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं तो वो रिजिड हो जाएगी। ये डायग्राम में आप देख रहे हो वाली जो है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है, इसको रिजिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, यानी इसको लिखा जाता है RER। अच्छा, जिस पर ये नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस न करके वो फैट सिंथेसिस कर रही होती है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलती है वैक्यूल जो है, लेकिन प्लांट में इसका आकार बड़ा होता है। रिक्तिका भोजन या किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का भंडारण कर सकती है जिनकी कोशिका को जीवित रहने के लिए आवश्यकता हो सकती है। ये अब से एक तरह से डस्टबिन ऑफ द, हम इसको कह सकते हैं डस्टबिन ऑफ द सेल होती है ये। गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस किया हुआ है, जो पैकेजिंग किया हुआ है, उसको कहां भेजना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। यही कारण है कि इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, यानी कि इसे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है गोल्जी एपरेटस को। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आगे आता है फिर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की अगर हम बात करेंगे तो ये केवल और केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है, और खास करके ये करता क्या है, ये क्रोमोसोम को डिवाइड कर देता है। अब क्योंकि ये क्रोमोसोम को डिवाइड कर देता है तो क्रोमोसोम के डिवाइड होने पर क्या होगा, न्यू सेल का बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसीलिए माना जाता है इसको किसके लिए, इसे सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, इसे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। दोस्तों अभी मैंने केवल और केवल सेल के इंट्रोडक्शन का रिवीजन कराया है, सेल डिवीजन की हमने कोई बात नहीं की है। अगली वीडियो सेल डिवीजन की आने वाली है जहां हम सेल डिवीजन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपके पॉइंट जरूर रिवाइज हुए होंगे। बाकी 2 बजे की जो क्लास चल रही है हमारी, जिसमें हम जीएस के मॉक टेस्ट को उठा करके हम वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो क्लास आपको जरूर समझ में आएगी और आप बहुत बेहतर तरीके से उसका जरूर फायदा उठाएंगे। हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, जिससे कि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहें। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।